dear student, welcome back to my YouTube channel. Myself Sunita, and today I will teach you chapter number first of civics. What is democracy and why democracy? इससे पहले मैं इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर करवा चुकी हूँ. आई होप आपने देख लिए होंगे. और जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस 2021-22 के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस मैं आपके सारे टॉपिक प्रिपेयर कर रही हूँ और वीडियो बना रही हूँ. नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ सिविक्स. व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी? तो फर्स्टली व्हाट इज द मीन्स ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी होती क्या है? डेमोक्रेसी कौन से कंट्री में स्टेब्लिश होती है? अब जहां पर किंग रूल है वहां तो डेमोक्रेसी हो नहीं सकती. तो डेमोक्रेटिक कंट्री वो होता है जिसमें कॉमन पीपल अपनी गवर्नमेंट को चूज करते हैं और वो इलेक्टेड गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन करती है. इंडिया में डेमोक्रेसी है, ये आपको सबको पता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पेरेंट्स वोटिंग करने जाते हैं कि अब एमपी के इलेक्शन है, अब एमएलए के इलेक्शन है, अब सरपंच के इलेक्शन है, तो उसमें वोटिंग करते हैं. तो आपको क्लियर होगा कि डेमोक्रेसी किस तरह के कंट्री में होती है. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. तो डेमोक्रेसी उस कंट्री में होती है जिसमें कॉमन पीपल अपने रूलर को खुद चूज करते हैं. तो रूलर को डायरेक्ट चूज करें चाहे इनडायरेक्ट चूज करें, बट चूज कौन करते हैं? कॉमन पीपल. अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर इंडिया का, तो इंडिया में किस तरह से गवर्नमेंट इलेक्ट होती है? कॉमन पीपल होते हैं हुज एज अबव 18 ईयर. ऐसा पर्सन जिसकी एज अबव 18 ईयर हो चुकी है उसका वोटिंग लिस्ट में नेम आ जाता है. आफ्टर दैट वो वोटिंग के लिए इलिजिबल हो जाता है, वोट डालने के लिए इलिजिबल हो जाता है. अब वो पर्सन वोटिंग करने जाएगा जब एमपी के इलेक्शन होंगे, एमएलए के इलेक्शन होंगे, और एमपी एमएलए हमने चूज कर दिए. देन जो एमपी और एमएलए हमने चूज किए हैं वो एमपी एमएलए हमारे लीडर लाइक प्राइम मिनिस्टर है या फिर चीफ मिनिस्टर है. स्टेट में चीफ मिनिस्टर और सेंटर में प्राइम मिनिस्टर, उनको चूज करते हैं. तो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को हमने डायरेक्ट चूज नहीं किया, बट हमने उसको इनडायरेक्ट चूज किया है थ्रू आवर रिप्रेजेंटेटिव. हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू उनको चूज किया है. इट मीन्स गवर्नमेंट हमारी स्टेब्लिश हुई है. क्यों? क्योंकि हमने जिस पार्टी को विनर बनाया उसी पार्टी का लीडर सीएम बना स्टेट में और पीएम बना सेंटर में. तो हमने जिन पीपल को चूज किया वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हुए, और उन रिप्रेजेंटेटिव ने किसको चूज किया? हमारे लीडर को, जो गवर्नमेंट को रन करेगा. उनसे ऊपर अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं वो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं लाइक एमपी और एमएलए. नाउ अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही ओनली डेमोक्रेसी को मानते हैं तो ये डेफिनेशन काफी शॉर्ट है. इसके अकॉर्डिंग हम डेमोक्रेसी को क्लियर नहीं कर पाते हैं, डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं. तो उसके लिए कंपलसरी है कि हम उसकी फीचर्स को और पढ़ें. तो फीचर नंबर 1 है इसकी, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर्स रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल. कि डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें पावर किसके पास होती है? जिसको हमने इलेक्ट किया है. तो अब इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू, इसमें 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं 3 कंट्री के. फर्स्ट इज पाकिस्तान, सेकंड चाइना एंड थर्ड मैक्सिको. कि किस तरह से इन कंट्री में डेमोक्रेसी स्टेब्लिश नहीं है. डेमोक्रेसी नाम की है बट एक्चुअल यहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है. एक्चुअल डेमोक्रेसी और नॉमिनल डेमोक्रेसी में भी डिफरेंस होता है. तो एग्जाम्पल लेते हैं हम पाकिस्तान का. पाकिस्तान में 1999 में मिलिट्री कूप हुआ. मिलिट्री कूप क्या होता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको मिलिट्री हटा देती है, कि वो गवर्नमेंट अब स्टेब्लिश नहीं रहेगी और किसकी पावर आ जाती है वहां पर? मिलिट्री की पावर आ जाती है. तो 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ की लीडरशिप में एक मिलिट्री कूप हुआ और पाकिस्तान में किसकी गवर्नमेंट आ गई? जनरल परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट स्टेब्लिश हो गई. आफ्टर दैट जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2002 में एक रेफरेंडम कराया. अब ये रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम वो एक सिस्टम होता है जिसमें कॉमन पीपल की जो एग्रीमेंट है या कॉमन पीपल की जो राय होती है उसको पूछा जाता है. तो इसमें रेफरेंडम कराया और इस रेफरेंडम के थ्रू जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे वो प्रेसिडेंट बन गए. वो प्रेसिडेंट इलीगल तरीके से बने क्योंकि इस रेफरेंडम में माल प्रैक्टिसेस हुई, और माल प्रैक्टिस होने के रीजन से जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे वो वहां के प्रेसिडेंट बन गए. आफ्टर दैट इन 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास करवाया बाय परवेज मुशर्रफ,
और उस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के थ्रू उन्होंने अपने आप को एक वहां का सुप्रीम पावरफुल पर्सन मान लिया, और जो इलेक्टेड पीपल थे, जिनको कॉमन पीपल चूज करते थे, उनकी पावर जीरो कर दी, उनकी वैल्यू जीरो कर दी। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में नेम से क्या है, डेमोक्रेसी है, बट अगर हम प्रेजेंट टाइम में भी देखते हैं तो वहां पर एक्चुअल डेमोक्रेसी नहीं है। जो कॉमन पीपल को राइट इंडिया में मिले हुए हैं वो पाकिस्तान में नहीं मिले हुए, तो एक्चुअल डेमोक्रेसी इंडिया में स्टेब्लिश है, पाकिस्तान में नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम चाइना का, कि जो चाइना कंट्री है वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बताते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज हैं, उन पार्टी में से विनर पार्टी बनती है, वही वहां पर रूल रेगुलेशन करती है। लेकिन वहां पर एक सुप्रीम पार्टी है, एक मेन पार्टी, एक डोमिनेंट पार्टी है, जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है, इसी की गवर्नमेंट स्टेब्लिश होती है वहां पर। चाइना में एवरी 5 ईयर इलेक्शन होते हैं और उसमें 3000 पीपल को कॉमन पीपल चूज करते हैं। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के थ्रू, जिस तरह इंडिया में इलेक्शन होते हैं उस तरह डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं वहां पर भी, और 3000 पीपल को कॉमन पीपल चूज करते हैं। आफ्टर दैट वो 3000 पीपल प्रेसिडेंट को चूज करते हैं, लेकिन हमेशा वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की ही गवर्नमेंट स्टेब्लिश होती है। उसका रीजन है कि वहां पर जो 8 स्मॉल पार्टीज हैं, अगर उनको इलेक्शन में आना है, यानी कि उनको इलेक्शन में स्टैंड होना है, तो भी परमिशन लेनी होगी कम्युनिस्ट पार्टी की। तो वो कम्युनिस्ट पार्टी वहां की डोमिनेंट पार्टी है और उसी की गवर्नमेंट वहां पर स्टेब्लिश होती है। तो वहां पर जो एक टाइप की डिक्टेटरशिप पार्टी हो गई, वहां एक टाइप की डिक्टेटर पार्टी हो गई। रीजन कि हमेशा एक पार्टी थोड़ी गवर्नमेंट में आ सकती है, तो वो तो गवर्नमेंट में तभी आएगी ना, तब कुछ माल प्रैक्टिस होगी या कुछ इलीगल वर्क होगा। तो हम चाइना को भी एक बेटर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है मैक्सिको कंट्री का। जो मैक्सिको कंट्री है वो 1930 में इंडिपेंड हुआ था और 2000 तक, 1930 से लेकर 2000 तक वहां पर कौन सी गवर्नमेंट स्टेब्लिश रही, कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट स्टेब्लिश रही, PRI। इसमें से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिको की पार्टी का नेम बताइए, तो यू विल राइट आंसर PRI। तो जो मैक्सिको कंट्री है उसमें एवरी 6 ईयर इलेक्शन होते हैं। देखो नाम की तो सभी में क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, पाकिस्तान भी, चाइना भी और मैक्सिको भी। मैक्सिको में एवरी 6 ईयर इलेक्शन होते हैं और उसमें हमेशा ही विनर PRI होती है। अब ये PRI की फुल फॉर्म भी लर्न कर लेना आप। PRI की फुल फॉर्म अकॉर्डिंग टू यू एंड अकॉर्डिंग टू मी, PRI की फुल फॉर्म होनी थी पार्टी रेवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशन, जबकि ये तो अपोजिट है। पता नहीं उन्होंने अपोजिट नेम क्यों रखा, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो इसका अपोजिट नेम है, आप कंफ्यूज मत होना और इसकी फुल फॉर्म लर्न कर लेना। तो एवरी 6 ईयर वहां पर इलेक्शन होते हैं और उस इलेक्शन में हमेशा PRI इलेक्ट होती है, PRI ही विनर होती है। तो उसके विनर होने के रीजन क्या है, कि जो ये PRI है हमेशा वहां पर विनर क्यों होती है, क्या रीजन है कि ऑलवेज विनर वही होती है, उसके रीजन भी होंगे कुछ। तो इसमें जो फर्स्ट रीजन है, वहां पर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें बच्चों को फोर्स किया जाता है कि अपने पेरेंट्स को बोलना कि वो PRI पार्टी को ही वोट डालें। जो मीडिया वाले हैं वो PRI की जो गुड क्वालिटीज हैं ओनली उनको बताते हैं, बैड क्वालिटीज को बिल्कुल नहीं बताते हैं। देन जो इलेक्शन होते हैं उस टाइम भी माल प्रैक्टिसेस होती है, जो पोलिंग बूथ होते हैं जहां पर वोटिंग होती है उनको ही चेंज कर दिया जाता है, और इसके साथ जो मनी या मसल पावर यूज करनी होती है तो दोनों वो भी यूज की जाती है। यानी कि जो पुअर पर्सन होता है उनको मनी देके उनसे वोट परचेज कर लेना, मसल पावर का होना कि डरा धमका के वोटिंग कराना। तो इस तरह की बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस होती है ड्यूरिंग इलेक्शन इन मैक्सिको कंट्री। तो हमने इसमें देखा कि जो 3 कंट्री का हमने एग्जाम्पल लिया, पाकिस्तान, चाइना एंड मैक्सिको, तो तीनों कंट्री में नेम की डेमोक्रेसी है बट एक्चुअल डेमोक्रेसी वहां पर स्टेब्लिश नहीं है। बल्कि अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ तो एक्चुअल डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ तो हमारी मर्जी, हम किसी भी पार्टी को वोट डालें, कोई भी हमारे ऊपर फोर्स नहीं होता, हाइड वोटिंग होती है, कोई किसी के वोट को देखता भी नहीं है कि कौन किसकी वोटिंग कर रहा है। सेकंड जो फीचर आती है डेमोक्रेसी की, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस लूजिंग। अब ये क्या है कि कभी तो हमारे यहाँ पर डोमिनेंट किसकी होती थी, कांग्रेस पार्टी की होती थी। आपने देखा कि इंडिपेंडेंस के टाइम से लेकर और
एक लॉन्ग टाइम निकल गया था, ओनली विनर पार्टी होती थी कांग्रेस। सबके माइंड में ये सेटअप हो चुका था, सभी के माइंड में ये आ चुका था कि ओनली इंडिया में कांग्रेस पार्टी है, वही गवर्नमेंट हमेशा चलती रहेगी। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो क्या प्रेजेंट टाइम में आपको दिख रही है कांग्रेस की गवर्नमेंट? नहीं, बीजेपी। और हो सकता है आफ्टर दैट बीजेपी को छोड़ के कोई और पार्टी आ जाए या कांग्रेस भी दोबारा आ सकती है। तो एक्चुअल जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है वहां पर हमेशा जो विनर पार्टी है, जरूरी नहीं कि वो लूजिंग पार्टी ना बने। जो इस बार विनर है वो नेक्स्ट टाइम विनर हो सकती है, और हो सकता है वो लूजर भी हो सकती है। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं वहां पर फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं। कोई भी पार्टी रूलर पार्टी बन सकती है, ऐसा नहीं कि जो डोमिनेंट पार्टी है वही रूलर बनेगी, वही रूल करेगी। जिस पार्टी ने अच्छे वर्क किए हैं तो कॉमन पीपल उसी को अपना लीडर बना। तो करंट में जो पावर है वो लूजिंग पार्टी भी बन सकती है, और इसका बेस्ट एग्जांपल कांग्रेस और बीजेपी है। और अगर मान लो कोई भी गवर्नमेंट अच्छा वर्क नहीं कर रही है, कॉमन पीपल के समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन सी गवर्नमेंट को सेलेक्ट करें, तो कई बार किसी भी पार्टी को जब मेजोरिटी नहीं मिलती है, मेजोरिटी पार्टी नहीं बन पाती है, तो फिर कोलिशन भी करना पड़ जाता है कि मोर देन 2 पार्टी मर्ज होके और अपनी पार्टी को, यानी कि अपनी गवर्नमेंट को स्टेब्लिश कर लेती है। थर्ड पॉइंट आता है रिगार्डिंग फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट वोटिंग कर रहा है उसकी वोट की वैल्यू डिफरेंट होगी, एक पुअर पीपल कर रहा है उसकी वोट की वैल्यू डिफरेंट होगी। नहीं, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं उसमें हर पर्सन की वोट की वैल्यू इक्वल होती है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर ये सिस्टम नहीं है, बट इंडिया कंट्री ऐसा है कि जिसमें ये सब सिस्टम है कि वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू। इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं हम एस्टोनिया कंट्री का, कि जो एस्टोनिया कंट्री है उसमें वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू नहीं है। रीजन, जिनकी मेजोरिटी है, ऐसे पीपल जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, उनकी वोट की वैल्यू वन होगी, जबकि ऐसे पीपल जिनकी वहां पर क्वांटिटी कम है, यानी कि माइनॉरिटी, उनकी वोट की वैल्यू कम होगी और मेजोरिटी की ज्यादा होगी। जो फिजी कंट्री के बारे में बात करें तो फिजी कंट्री में जो आउटर साइड से हैं, जो वहां पर रह रहे हैं, जिनको वहां सिटीजनशिप मिल चुकी है, उन पर्सन के वोट की वैल्यू कम है, और किनकी ज्यादा है, जो वहीं के हैं फिजी कंट्री के, उनकी वोट की वैल्यू ज्यादा है। तो एक्चुअल डेमोक्रेटिक कंट्री वो होता है जिसमें वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू। ये हमारे इंडिया में तो है, तो हम इंडिया वाले कह सकते हैं कि हम एक्चुअल डेमोक्रेटिक कंट्री से हैं। फीचर नंबर 4, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज एंड सिटीजन राइट्स। कि जो एक्चुअल डेमोक्रेसी होती है, जो रियलिटी की में जो डेमोक्रेसी होती है, तो जो रूल रेगुलेशन करती है वो अपनी लिमिट में रहकर करती है, या फिर ऐसे रूल रेगुलेशन जो सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन उसकी लिमिट में रहकर करती है। अब हमारे इंडिया की गवर्नमेंट देखो कि इंडिया में एवरी 5 ईयर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। अगर मान लो यहाँ पर गवर्नमेंट अपनी लिमिट में रह के काम ना करे तो 5 ईयर में वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है कि कोई गवर्नमेंट ड्यूरिंग टाइम पीरियड, इट मीन्स वो अपने टाइम पीरियड में कोई अच्छे वर्क नहीं करती है तो उसको ड्यूरिंग वर्किंग टाइम फॉल डाउन कर दिया जाता है, यानी कि उसको हटा दिया जाता है। तो जो जिसको हम मिड इलेक्शन बोलते हैं कि एवरी 5 ईयर तो जनरल इलेक्शन होते हैं, अगर सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में होते हैं तो बाई इलेक्शन होते हैं, और अगर मान लो 5 साल के बीच में गवर्नमेंट फॉल डाउन हो जाती है तो उस जब इलेक्शन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, मिड इलेक्शन। तो ये वाली जो लिमिट्स सेट की गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक्चुअल जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है उन चीजों को फॉलो करता है कि गवर्नमेंट का टाइम पीरियड कितना सेट किया गया है, आफ्टर दैट जो भी रूल रेगुलेशन है वो क्या सेट किए गए हैं, और जो कॉमन पीपल है या सिटीजन्स है उनके लिए क्या राइट्स दिए गए हैं, वो सारे गवर्नमेंट ध्यान रखती है। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं जिम्बाब्वे का, कि जिम्बाब्वे कंट्री 1980 में इंडिपेंड हुआ। आफ्टर दैट वहां पर एक डोमिनेंट पार्टी जिसका नाम जानु पीएफ, यहाँ जानु पीएफ नेम ऑफ पार्टी है, कुछ और मत समझना। तो जानु पीएफ वहां की मेन डोमिनेंट पार्टी और उसके लीडर रॉबर्ट मुगाबे। तो रॉबर्ट मुगाबे ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया, क्योंकि उसने देखा कि यहाँ पर और कोई पार्टी तो डोमिनेंट है नहीं, तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके अपने आप को वहां का लीडर, डोमिनेंट लीडर बनवा लिया, और वहां पर करप्शन किए, यानी कि वहां पर अच्छी गवर्नमेंट स्टेब्लिश उसने
नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके सारी पावर अपने हाथ में ले ली, इट मीन्स वो वहां का प्रेसिडेंट बन गया और सारी पावर अपने हाथ में ले ली। कॉमन पीपल के पास कोई राइट्स नहीं रहे। जो भी स्ट्राइक्स होती थी या कोई भी प्रोटेस्ट होते थे उनको इलीगल बता दिया। इवन जो रेडियो टीवी मीडिया जो भी न्यूज अगर प्रिंट करते तो ओनली रॉबर्ट मुगाबे के फेवर में ही कर सकते थे। इस तरह से वहां पर क्या हो गया, डेमोक्रेसी स्टेब्लिश नहीं रही, एक्चुअल डेमोक्रेसी नहीं रही। नेम की डेमोक्रेसी बट एक्चुअल डेमोक्रेसी नहीं रही। रीजन कि जो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लिमिट्स सेट की थी उन लिमिट को उसने अमेंडमेंट कर दिया, चेंज कर दिया और उसके बाद फुल डोमिनेंस प्रेसिडेंट की वहां पर सेट हो गई। तो हम इसको एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहेंगे। नेक्स्ट आता है डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में बहुत सारी अच्छाइयां भी है और बहुत सारी बुराइयां भी है, तो मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट इज वी विल डिस्कस अबाउट डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। अब जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है वहां पर एवरी 5 ईयर या एवरी 6 ईयर डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट टाइम पीरियड सेट किया गया है। आप एग्जांपल इंडिया का ही ले लो कि एवरी 5 ईयर यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। तो डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करने वाले पर्सन है, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें क्या है, चेंजिंग होती रहती है, चेंज होती रहती है एवरी 5 ईयर। तो यहाँ पर क्या है, इंस्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबिलिटी नहीं है। जो पर्सन 5 साल के लिए आएगा वो कुछ टाइम पीरियड तक तो पीछे की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा, उसके बाद उसको पता होगा कि मुझे तो जाना है, तो फिर वो बेस्ट वर्क नहीं कर। सेकेंड पॉइंट, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। मोरालिटी के लिए कोई स्कोप नहीं है। रीजन, क्योंकि इलेक्शन कंपटीशन होता है। अब इलेक्शन कंपटीशन में सब ये सोचते हैं कि हम किस तरह से विनर बने, चाहे उसके लिए डर्टी ट्रिक्स ही यूज क्यों ना की जाए। तो मोरालिटी के यहाँ पर कोई चांसेस नहीं होते हैं। ये हम डिमेरिट्स पढ़ रहे हैं, तो डिमेरिट्स में तो बुराइयां ही आएगी, अच्छाइयां तो आएगी नहीं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है, सो मेनी पीपल आर कॉन्सुलेटेड इन अ डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिले। अब आपने देखा यहाँ पर कि डेमोक्रेटिक कंट्री वो होता है कि जिसमें कॉमन पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को चूज करते हैं। अब यहाँ पर गवर्नमेंट में एक पर्सन के हाथ में पावर नहीं होती है, हर वर्क एक प्रोसेस से होता है। कि हमारे यहाँ पर ऑर्गन है, जो 3 ऑर्गन है, तो वो हर ऑर्गन का वर्क डिफरेंट होता है। कोई लॉज बनाता है, कोई इम्प्लीमेंट करता है, कोई उनके डिस्प्यूट को सोल्व करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी लॉ बनते हैं तो वो डिले होता है, डिसीजन जो होते हैं उसमें डिले होता है, तो यानी कि टाइम पीरियड ज्यादा लग जाता है। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन। डेमोक्रेसी जहां पर होती है वहां पर करप्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। रीजन, क्योंकि बहुत सारे पीपल के हाथ में पावर होती है, सिंगल पर्सन के हाथ में पावर नहीं होती है, जिसके रीजन से जो करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। अब इलेक्शन होते हैं, कॉमन पीपल ने वोटिंग की, कॉमन पीपल जिसकी एज अबव 18 ईयर, यानी कि जो अडल्ट फ्रेंचाइज को यूज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को यूज किया गया है, उसको हमारे यहाँ पर जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री वहां पर इसको यूज किया गया है। अब ऐसे पीपल जो इलिटरेट हैं उनको राइट टू वोट तो है, बट उनको ये नहीं पता कि राइट टू वोट हमें देना किसको है, कौन सा लीडर बेस्ट है। तो उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता है। ये डिमेरिट्स बनती है डेमोक्रेटिक कंट्री की, कि ऐसे पर्सन जिनको राइट्स के बारे में नहीं पता, जिनको अच्छे बुरे के बारे में नहीं पता, तो वो बैड पीपल को चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है, लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। कि जो लीडर्स होते हैं, कौन लीडर, लाइक पीएम है, तो जो पीएम है इसको चूज किसने किया, इसको किया एमपीज ने। एमपीज को किसने किया, कॉमन पीपल ने। अब देखो ये कॉमन पीपल है, इन कॉमन पीपल ने एमपीज को चूज किया और इन एमपीज ने प्राइम मिनिस्टर को चूज किया है। प्राइम मिनिस्टर वो बनता है जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है। तो मेजोरिटी पार्टी का पीएम बना, हमने चूज किया, इट मीन्स कॉमन पीपल ने चूज किया है। बट कॉमन पीपल का इनके साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट कनेक्शन है। पहले एमपीज के साथ कनेक्शन होगा, आफ्टर दैट पीएम के साथ कनेक्शन होगा। तो ये जो इनडायरेक्ट कनेक्शन है, तो इनको नहीं पता होता, जो लीडर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि कॉमन पीपल का इंटरेस्ट क्या है, कॉमन पीपल किस तरह के फेवर वर्क चाहते हैं, किस तरह के वो अपने लिए वर्क चाहते हैं। तो इसलिए बैड डिसीजन
हो जाते हैं। तो आई होप ये डिमेरिट आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखो, हर चीज की अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो हमने डिमेरिट पढ़ ली डेमोक्रेसी की, तो इसकी मेरिट्स भी है, यानी कि इसमें अच्छाई भी है। तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज मोर अकाउंटेबल। ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ज्यादा अकाउंटेबल है लोगों के लिए। किस तरह से कि हमने जिन पर्सन को चूज किया है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लाइक एमपी एमएलए, तो वो अपने एरिया, जिस वो कंस्टिट्यूएंसी से चूज हुए हैं, वो अपने एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो हर पर्सन अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर मान लो डिक्टेटरशिप हो, तो वो किसी के लिए अकाउंटेबल होगा? नहीं। यहाँ पर कोई मोनार्की सिस्टम हो, किंग रूल हो, तो वो अकाउंटेबल होगा? नहीं। बेस्ट अकाउंटेबिलिटी किसमें होती है? डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट आता है, इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन एज डिसीजन आर टेकन आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन। कि यहाँ पर जो डिसीजन होते हैं वो एक लॉन्ग डिस्कशन के साथ होते हैं, जिससे बेस्ट डिसीजन होता है। वो कैसे होते हैं? ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, कि जो 3 ऑर्गन्स हैं, फर्स्ट लेजिस्लेचर है, सेकेंड एग्जीक्यूटिव है, एंड थर्ड इज जुडिशियरी। अब ये जो 3 ऑर्गन है, ये 3 ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। इसने लॉज को प्रिपेयर किया, बनाया, इसने उसको इम्प्लीमेंट किया, और जो भी मिस्टेक्स या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो वो किसने सॉल्यूशन किया? जुडिशियरी ने। या ये तो क्या हुआ कि एक प्रोसेस चला, जिससे एक लॉन्ग टाइम लगता है कोई भी डिसीजन लेने में, जिससे बेस्ट डिस्कशन होती है, बेस्ट डिसीजन आते हैं। फिर भी अगर मान लो कोई मिस्टेक हो जाती है, तो जो हमारा प्रेसिडेंट है वहां पर जब लॉ बनने के लिए जाता है, तो वो उसको वापस कर देता है कि इसमें मिस्टेक है, इसको करेक्ट करके वापस करो। तो इसमें क्या है कि लॉन्ग टाइम लगता है, बट बेस्ट डिसीजन होते हैं। थर्ड पॉइंट आता है, इट प्रोवाइड अ मेथड ऑफ डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि जिसमें कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व करने का भी मेथड है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, ये बेस्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है, जिससे हर तरह के, हर टाइप के कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पर सॉल्यूशन किया जाता है। नेक्स्ट इज, इट प्रोवाइड्स वेरियस राइट लाइक इक्वलिटी एंड हेल्प पीपल लिव विद डिग्निटी। डेमोक्रेटिक कंट्री ही एक ऐसा कंट्री है जिसमें कॉमन पीपल डिग्निटी के साथ जीता है। हर तरह के राइट्स मिले हैं, लाइक इक्वलिटी है, फ्रीडम है, हर तरह के राइट्स यहाँ पर कॉमन पीपल को मिले हुए हैं। लेकिन ऐसा कंट्री जहाँ पर डिक्टेटरशिप है, वहां पर राइट नहीं मिले होते, वहां पर हर तरह के राइट कॉमन पीपल को नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहां पर जो डिक्टेटर पर्सन है वो अपनी डिक्टेटरशिप चलाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज इट अलाउज एज टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक्स। एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पर 3 ऑर्गन्स हैं। एक ने उसको बनाया, तो दूसरा जब इम्प्लीमेंट कर रहा है तो वो देखेगा इसमें मिस्टेक है, तो उसको वापस रिटर्न करेगा और फिर उसको प्रोसेस में लाएंगे। तो यहाँ पर मिस्टेक के चांसेस नहीं होते हैं, मिस्टेक करेक्ट हो जाती है। टाइम ज़्यादा लगता है, बट बेस्ट वर्क होता है। तो हमें तो ये खुश होना चाहिए कि हम इतने बेस्ट कंट्री में रह रहे हैं, कि जहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री है, रियल फ्रीडम मिली हुई है, हमें हर तरह के राइट्स मिले हुए हैं। अगर मान लो हम ऐसे कंट्री में रहते जहाँ पर हमें राइट्स नहीं मिले होते, तो आज हम इस तरह से फ्री नहीं होते। मुझे तो अपना कंट्री बहुत अच्छा लगता है कि जिसमें हम इतने फ्री रह रहे हैं, हमारे जो मन में जो आता है हम वो वर्क करते हैं। हमें पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, कहीं भी जाना है, तो इजीली हम कहीं कुछ भी कर सकते हैं। क्या हम ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स रूल ऐसा कर सकते थे? नहीं। ये तो हमारा गुड लक है कि हम इस टाइम में हैं कि जब हम इंडिपेंडेंट है और अपनी डिग्निटी के साथ जी रहे हैं। आप लोगों को अपना डेमोक्रेटिक कंट्री कैसा लगता है? आपको कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पसंद है? आपको डिक्टेटरशिप अच्छी लगती है, या डेमोक्रेसी अच्छी लगती है, या फिर जो किंग रूल होता है वो अच्छा लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और ये चैप्टर इतना ही है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।